दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है गम्पशन। दोस्तों गम्पशन का मतलब होता है समझदारी या फिर बुद्धिमानी, यानी कि समझदारी और हिम्मत से काम लेने की काबिलियत। यानी कि जब भी आपकी लाइफ में कोई कठिन परिस्थिति आती है, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी समझदारी से, कितनी काबिलियत उस समय दिखाते हो किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप कोई समझदारी दिखाते हो, बुद्धिमानी का काम करते हो या फिर कोई हिम्मत से काम लेने की आप में काबिलियत होती है, तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो गम्पशन का यूज़ करते हैं। यानी कि समझदारी को, बुद्धिमानी को या फिर हिम्मत से काम लेने की काबिलियत को कहा जाता है गम्पशन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों सिनोनिम इसका होता है करेज या फिर विजडम। करेज का मतलब होता है साहस होना, हिम्मत होना, यानी कि ब्रेवनेस होना, यानी कि किसी में बहादुरी होना, तो उसे हम क्या कहेंगे? करेज हम उसे कहेंगे। और विजडम का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति समझदार जो होता है, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है, जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, तो उसे कहा जाएगा विजडम। विजडम यानी कि कोई व्यक्ति बुद्धिमान है उसे नहीं कहा जाता है। विजडम का मतलब होता है कि बुद्धि यानी कि ज्ञान, उसे कहा जाता है विजडम। एंटोनिम इसका होता है कावर्डाइस या फिर फुलिशनेस। दोस्तों कावर्डाइस का मतलब होता है डरपोक, जो व्यक्ति डरता है, जिसमें साहस नहीं होता है, जिसमें हिम्मत नहीं होती है, जिसमें करेज नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कावर्डाइस हम उसे कहेंगे। और फुलिशनेस का मतलब पता है आपको कि जो व्यक्ति मूर्ख होता है थोड़ा, जिसमें जो है वो थोड़ा पागलपन होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? फुलिशनेस हम उसे कहेंगे। यानी कि जो व्यक्ति समझदार नहीं होता है, जो बुद्धिमान नहीं होता है, जो मूर्ख होता है, इडियट होता है, तो उसे कहा जाएगा फुलिशनेस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है यू नीड गम्पशन टू सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स। यानी कि बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए तुम्हारे पास समझदारी, बुद्धिमानी और हिम्मत से काम लेने की काबिलियत ज़रूर होनी चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो गम्पशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सीथ। दोस्तों सीथ का मतलब होता है उबलना। अब ये जो वर्ड है उबलना, इसे आप जो है वो लिटरल मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हो कि अगर कोई चीज़ सच में उबल रही है तो उसे भी उबलना कहा जाता है, यानी कि सीथ कहा जाता है। और अगर आप जो है वो इसका फिगरेटिव मीनिंग देखना चाहे तो उसके हिसाब से भी हम इसे समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो गुस्से में उबल रहा है, जो इरिटेट हो रहा है किसी चीज़ से, यानी कि जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, हम कहते हैं ना कि वो व्यक्ति गुस्से में आग बबूला हो रहा था या फिर वो गुस्से में बिल्कुल उबल रहा था, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी जो है वो इस सीत का यूज़ होता है। यानी कि आप जो है वो लिटरल और फिगरेटिव दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में सीत इस वर्ड का यूज़ कर सकते हो। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है बॉयल या फिर सिमर। दोस्तों बॉयल का मतलब होता है उबलना और सिमर का मतलब होता है गुस्से में उबलना, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। एंटोनिम इसका होता है फ्रीज या फिर कूल डाउन। फ्रीज का मतलब होता है कि कोई चीज़ जम जाना, कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल यानी कि बर्फ जैसे जमती है, उसे कहा जाएगा फ्रीज। और कूल डाउन का मतलब होता है कि शांत होना, काम होना, पीसफुल होना, तो उसे कहा जाएगा कूल डाउन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही वॉज सीथिंग विथ एंगर बट सेड नथिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिगरेटिव कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सीथ का यूज़ कर रहे हैं, जिसका मतलब हो रहा यहाँ पर है कि वो जो है वो गुस्से में उबल रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सीथ इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है परफिडी। दोस्तों परफिडी का मतलब होता है विश्वासघात, धोखा या फिर किसी का भरोसा तोड़ना। यानी कि जब आप किसी के साथ धोखा करते हो, उसके साथ जो है वो उसका विश्वासघात करते हो या फिर किसी का भरोसा तोड़ते हो, तो इन तीनों ही कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो परफिडी इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है।
सिनोनिम इसका होता है बिट्रेयल या फिर डिसीट। दोस्तों बिट्रेयल का मतलब होता है विश्वासघात करना, यानी कि किसी का विश्वास तोड़ना, किसी का भरोसा तोड़ना। और डिसीट का मतलब होता है धोखा देना, छल कपट करना किसी के साथ, तो उसे हम कहेंगे डिसीट। एंटोनिम इसका होता है लॉयल्टी या फिर ऑनेस्टी, यानी कि कोई व्यक्ति जो ईमानदार होता है, वफादार होता है, जो बहुत ज़्यादा सच्चा होता है, नेक दिल होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लॉयल्टी या फिर ऑनेस्टी। उस क्वालिटी को हम कहते हैं लॉयल्टी या फिर ऑनेस्टी। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी कुड नेवर फॉरगिव हिज परफिडी, यानी कि वो जो है वो उसके धोखे को, उसके विश्वासघात को, उसके भरोसे तोड़ने को जो है वो कभी भी माफ़ नहीं कर सकती या फिर कभी भी भूल नहीं सकती। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो परफिडी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एप्लॉम्ब। दोस्तों एप्लॉम्ब का मतलब होता है आत्मविश्वास पूर्वक, यानी कि जब कोई व्यक्ति बहुत ही ठंडे दिमाग से, करेज के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कोई काम करता है, यानी कि जब आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, आप जो है वो बिल्कुल शांत रहते हो किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में, और फिर उस काम को जो है वो एग्जीक्यूट करते हो, यानी कि फिर उस काम से जो है वो काम लेते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? एप्लॉम्ब हम उसे कहेंगे। यानी कि कोई भी काम जो है वो कॉन्फिडेंटली करना, कॉन्फिडेंस के साथ करना, ठंडे दिमाग से करना, सोच समझ कर करना, तो उसे क्या कहा जाता है? एप्लॉम उसे कहा जाता है। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कॉन्फिडेंस या फिर करेज। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास और करेज का मतलब होता है साहस। ओके, यानी कि किसी काम करने का मतलब कि साहस होना, जुनून होना। एंटोनिम इसका होता है नर्वसनेस या फिर पैनिक। नर्वसनेस का मतलब होता है, नर्वसनेस या फिर पैनिक का मतलब होता है घबराहट होना, यानी कि थोड़ा बहुत जो है वो बेचैनी हो जाना, तो उसे हम क्या कहते हैं? नर्वसनेस या फिर पैनिक हम उसे कहते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी हैंडल द डिफिकल्ट सिचुएशन विथ एप्लॉम, यानी कि उसने जो है वो कठिन परिस्थिति को भी बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास पूर्वक हैंडल कर लिया, यानी कि बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही ठंडे दिमाग के साथ उसने जो है वो उस सिचुएशन को हैंडल किया है, उस काम से काम लिया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एप्लॉम्ब इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉन्वालेसेंट। दोस्तों कॉन्वालेसेंट का मतलब होता है स्वस्थ हो रहा व्यक्ति, यानी कि रोग मुक्त की स्थिति में होना, यानी कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार होता है, बहुत ही ज़्यादा उसकी कंडीशन खराब होती है, लेकिन फिर वो उस स्टेज से धीरे धीरे निकल रहा होता है, यानी कि रिकवर हो रहा होता है, वो उस स्थिति में हो रहा यानी कि उस स्थिति में होता है जहाँ से वो जो है वो हील करता है, यानी कि रिकवर होता है, यानी कि बिल्कुल जो है वो वापस ठीक होने की स्थिति में वापस जा रहा होता है। तो उस रिकवरी की जो स्टेज होता है, उस रिकवरी का जो फेस होता है, तो उसे कहा जाता है कॉन्वालेसेंट, यानी कि स्वस्थ हो रहा व्यक्ति, यानी कि किसी बीमारी से उठकर निकलने वाला व्यक्ति, तो उसे हम कहेंगे कॉन्वालेसेंट, उस स्थिति को हम कहेंगे कॉन्वालेसेंट। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है रिकवरिंग या फिर हीलिंग, यानी कि सुधारना होना, यानी कि हमारी जो हेल्थ है उसमें सुधारना होना, रिकवर होना, हील करना। एंटीनिम इसका होता है सिक या फिर हील, यानी कि बीमार होना, कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होना। एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल इसका है द कॉन्वालेसेंट पेशेंट एडवाइज टू टेक द रेस्ट, यानी कि जो स्वस्थ हो रहा व्यक्ति था, यानी कि जो अपनी बीमारी से उभर रहा था, उस व्यक्ति को जो है वो आराम से जो यानी कि आराम करने की सलाह दी गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉन्वालेसेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मॉल। दोस्तों मॉल का मतलब होता है हमला करना, नोचना, घसीटना, किसी को घायल कर देना, मारना, पीटना। तो इन सभी कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मॉल का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी पर हमला हो रहा है, किसी को नोचा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है, उसको जो है वो घायल किया जा रहा है मार मार के, तो उसे हम क्या कहेंगे? मॉल करना हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है अटैक या फिर इंजर। दोस्तों अटैक का मतलब होता है हमला करना, और इंजर का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि नुकसान हो जाना, यानी कि चोट लग जाना, घायल हो जाना। एंटोनिम इसका होता है प्रोटेक्ट या फिर हेल्प। प्रोटेक्ट का मतलब होता है कि सुरक्षा देना, और हेल्प का मतलब होता है सहायता करना, मदद करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द टाइगर मॉल द डियर बैडली, यानी कि शेर ने, यानी कि टाइगर ने, यानी कि चीता ने क्या किया कि उसने जो है वो डियर को, यानी कि हिरण को जो है वो पूरी तरह से घायल कर दिया, उस पर हमला किया, उसे नोचा, घसीटा, उसके मारने की कोशिश की। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मॉल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं।
देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एंटीडिल्यूवियन। दोस्तों एंटीडिल्यूवियन का मतलब होता है बहुत पुराना, पुराने विचारों वाला, पुरानी सोच वाला। अब दोस्तों इस वर्ड को समझने के लिए हमारे पास एक स्टोरी भी है। स्टोरी यानी कि हकीकत है। तो क्या हुआ था कि बहुत ही पुराने समय में जो है वो दुनिया पाप और बुराई से बढ़ चुकी थी, यानी कि भर चुकी थी पूरी तरह से। जब दुनिया में जो है वो पाप और बुराई बढ़ गई, तब भगवान ने क्या किया कि ईश्वर ने धरती पर बाढ़ भेजी। बाढ़ यानी कि फ्लड भेजा, ओके? सैलाब यानी कि जो तूफान होता है वो भेजा। और इससे ही हम जो है वो इस वर्ड को बाइफरकेट करके समझ सकते हैं। दोस्तों जैसे कि एंटे, एंटे का मतलब होता है से पहले, यानी कि पहले। और डिल्यूवियन का मतलब होता है बाढ़, यानी कि डेल्यूज, यानी कि फ्लड, ओके, सैलाब जिसे हम कह सकते हैं। तो इस स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट आपको बाइबल या फिर कुरान से मिल सकता है। तो इस वर्ड का यूज़ उस बाढ़ से पहले का समय बताने के लिए किया जाता है। यानी कि बेसिकली पर्टिकुलरली हम जो है वो यहाँ पर सिर्फ बाढ़ से पहले का समय ये नहीं कहना चाहते, बल्कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा पुरानी है। उस बात को गंभीर बनाने के लिए, उस बात की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए हम जो है वो इस वर्ड का यूज़ करते हैं। यानी कि जब हमें दिखाना हो कि किसी व्यक्ति की सोच बहुत ज़्यादा पुरानी है, किसी व्यक्ति की जो है वो यानी कि सोचने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, जो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, जो कोई चीज़ हो सकती है वो बहुत ज़्यादा प्राचीन हो सकती है, पुरानी हो सकती है। तो उस सेंस में हम जो है वो एंटीडिल्यूवियन का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपको इंटेंसिटी जब दिखानी होती है कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा पुरानी है, तब इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है एंशिएंट या फिर आउटडेटेड। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, यानी कि पुराना, और आउटडेटेड का मतलब होता है अप्रचलित, यानी कि जो अभी प्रचलन में नहीं है, जो चलन में नहीं है, तो उसे हम कहेंगे आउटडेटेड। एंटोनिम इसका होता है मॉडर्न या फिर करंट। दोस्तों मॉडर्न या फिर करंट का मतलब होता है जो अभी की स्थिति में चालू है, यानी कि सद्य स्थिति में चालू है, यानी कि जो मॉडर्न है, न्यू है, नया है, करंट है, यानी कि हाल ही में, यानी कि अभी चल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मॉडर्न या फिर करंट हम उसे कहेंगे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज आइडियाज़ अबाउट वुमेन आर एंटीडिल्यूवियन। यानी कि उसके जो महिलाओं को लेकर जो विचार है वो बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं, बहुत ही दकियानूसी है, बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। अब यहाँ पर हम लिटरल मीनिंग तो नहीं ले सकते हो कि उसके जो विचार है वो उस बाढ़ से पहले वाले विचार है, नहीं। ये हमें इंटेंसिटी दिखानी है उस चीज़ की, यानी कि उस कॉन्टेक्स्ट की, कि वो जो विचार है उसके वो कितने ज़्यादा पुराने हैं, यानी कि वो इतने ज़्यादा पुराने हैं जैसे कि वो बाढ़ थी, यानी कि उससे भी पहले के वो विचार है। यानी कि आज के मॉडर्न ज़माने से उसके विचार जो है वो बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं। यहाँ पर हमने जो है वो उस बात की गहराई को दिखाने की कोशिश की है एंटीडिलुवियन इस वर्ड के सहारे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एंटीडिलुवियन इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है टिमोरस। दोस्तों टिमोरस का मतलब होता है भयभीत, डरपोक, यानी कि जिसमें हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होती है, जो बहुत ज़्यादा डरता है, जिसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, जो बहुत ज़्यादा डरपोक होता है, हिम्मत नहीं होती है जिसमें, तो उसे हम क्या कहेंगे? टिमोरस हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है फियरफुल या फिर कावर्ड। यानी कि फियरफुल का मतलब होता है डरपोक, और कावर्ड का भी मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डरपोक होता है, जिसमें हिम्मत नहीं होती है, ऐसा व्यक्ति। एंटोनिम इसका होता है कॉन्फिडेंट या फिर ब्रेव। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास पूर्ण, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा ब्रेवनेस होती है, करेज होता है, जो बहुत ज़्यादा बहादुर होता है, साहसी होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्फिडेंट या फिर ब्रेव। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द टिमोरस चाइल्ड हिड बिहाइंड हिज मदर। यानी कि एक जो है वो डरपोक बच्चा, यानी कि सहमा हुआ बच्चा जिसमें हिम्मत नहीं है, उसने क्या किया कि वो अपने माँ के पीछे जाकर छुप गया, यानी कि वो बहुत ज़्यादा डरपोक था, बहुत ज़्यादा भयभीत था, यानी कि डरा हुआ था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टिमोरस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है लाउटिश। दोस्तों लाउटिश का मतलब होता है असभ्य, बदतमीज या फिर गवार, यानी कि जिसे बिल्कुल भी समझ नहीं होती है, जो बहुत ज़्यादा असभ्य होता है, जिसमें कोई शालीनता नहीं होती है, कैसे बिहेव करना है, क्या कुछ मैनर्स होने चाहिए, क्या कुछ एटिकेट्स होने चाहिए, उसे कुछ भी पता नहीं होता है, जो बहुत ज़्यादा बदतमीज होता है, जो अनपढ़ होता है, गवार होता है, तो उसके लिए हम जो है वो लाउटिश इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है।
सिनोनिम इसका होता है रूड या फिर अनमैनरली। रूड या फिर अनमैनरली का मतलब होता है बदतमीज या फिर असभ्य या फिर गवार। अनमैनरली जिसमें कोई भी समझ नहीं होती है, कोई भी सभ्यता नहीं होती है। एंटोनिम इसका होता है पोलाइट या फिर रिस्पेक्टफुल। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र और रिस्पेक्टफुल का मतलब होता है जो इज्जतदार होता है, जो इज्जत देता है, जो अच्छा काम करता है, यानी कि जो रिस्पेक्टफुल होता है, यानी कि सम्मानपूर्वक जो व्यक्ति होता है, तो उससे हम क्या कहेंगे? पोलाइट या फिर रिस्पेक्टफुल हम उसे कहेंगे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है डोंट एक्ट लाउटिश इन फ्रंट ऑफ गेस्ट। यानी कि मेहमानों के सामने असभ्य या फिर बदतमीजी से या फिर गवारों की तरह बिहेव मत करो, यानी कि ऐसा मत दिखाओ कि जैसे तुम्हारे अंदर कोई भी मैनर्स नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लाउटिश इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों हमारा लास्ट वर्ड आता है सैपिएंट। दोस्तों सैपिएंट का मतलब होता है बुद्धिमान या फिर ज्ञानी, यानी कि समझदारी से भरा हुआ। यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है, जिसे हर चीज़ की समझ होती है, जो समझदार होता है, समझदारी से काम लेता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सैपिएंट, यानी कि बुद्धिमान या फिर ज्ञानी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है वाइज या फिर इंटेलिजेंट। दोस्तों वाइज या फिर इंटेलिजेंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा समझदार होता है, बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है, जिसे हर चीज़ की समझ होती है, तो उसे हम कहेंगे वाइज या फिर इंटेलिजेंट। और एंटोनिम इसका होता है फुलिश या फिर इग्नोरेंट, यानी कि जो थोड़ा पागल होता है, मूर्ख होता है, इग्नोरेंट होता है, यानी कि थोड़ा असभ्य होता है, जिसे कोई समझ नहीं होती है, जो जिसे कोई दिमाग नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? फुलिश या फिर इग्नोरेंट हम उसे कहेंगे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज सैपिएंट एडवाइस हेल्प अस अवॉइड अ बिग मिस्टेक। यानी कि उसकी समझदारी से भरी हुई सलाह ने हमें एक बड़ी गलती करने से बचा लिया। यानी कि जिस तरह से उसने जो है वो अपनी बुद्धि यानी अपनी बुद्धिमत्ता के साथ हमें जो है वो एडवाइस दी, हमें सलाह दी, तो उससे हम जो है वो एक बड़ी गलती करने से टल गए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सैपिएंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप स्कैन करके डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।